अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो बुदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माए दरख्शा बाय फातिमा लगारे का 11वां एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब दोम, मौत। ये मुबारक अस्त एन गम के तो दर्दिलम नहादी मैं गमत के हर किस एन गम निधम बहिज शादी। क्या ही मुबारक है ये गम जो तूने मेरे दिल में समो दिया। तुम्हारे दिए हुए इस गम की कसम, उसके एवज मुझे खुशी भी गवारा नहीं। 5 अक्टूबर 2025। डियर डायरी, द हग इट हैपेंड। अमर खान। सर सब्ज पहाड़ों से बहते चश्मे का अक्स गजाल सी आंखों में झिलमिला रहा था। नमनाक आंखों की बढ़ती सुर्खी के साथ सतवा नाक भी लाल होती गई। पहाड़ से फूटकर पत्थर पर गिरते हुए मीठे पानी और उस पानी को तकती आंखों में बहती आबशार में बस एक चीज यकसा थी। दोनों बेबस थे, चाहत थी या नहीं, बस बहते जाते थे। बर्फ जैसे ठंडे और गुलाब जैसे लाल होते हुए गालों पर गिरते हुए आंसू थोड़ी सी लुढ़कते हुए जा रहे थे। जहन के दरो दीवार समात के पर्दों पर पसे मंजर और पेश मंजर में बस एक ही गूंज थी, उसकी बेबसी। बेबसी का मजाक उड़ाते कहके थे, माँ कहती है मनहूस है ये, वहाँ ये पैदा हुई, यहाँ हवेली में कोहराम मच गया। अमर खान की वालदा को तलाक हुई, शहरियार खान को हवेली से निकाल दिया गया। मोहर लग गई कि दिन ही मनहूस है, क्योंकि 2 साल बाद उसी दिन अमर खान की वालदा मर गई। दरमियान में 7 समंदर भी उस नहुसत से उन्हें बचा ना पाए। सुल्तान खान को भी तो मार दिया था उसने। ऐसी नहुसत के हस्ती बस्ती हवेली उजड़ गई। छोटा सा कंकड़ उसकी पेशानी से टकराया, लब भीज कर वो अपनी सुस्की दबा गई। अरे हटो, यतीम है ये, यतीमों के सर पर हाथ रखना चाहिए, बड़ा सवाब मिलता है। 15 साला लाला रुख ने उसके सर पर हाथ रखा था। वो सहम कर उसे देखने लगी। अगले लहजे में उसने मुंह से चीख निकली थी, क्योंकि उसके बाद लाला रुख के हाथ में थे। उसकी चीख गांव की लड़कियों के कहकों में दबती गई। जुल्म की इब्तिदा बेबसी की इंतहा थी। चश्मे का शोर भी उन कहकों को उसकी समाज से दूर नहीं रख पाया था। पेशानी पर खून की बूंदें चमक रही थी, बाल बिखरे और बेतरतीब, आंखें सूजी हुई, चेहरा टमाटर जैसा सुर्ख। ऊंचे पत्थर पर बैठी वो अपनी किस्मत को रो रही थी, अपनी यतीमी पर आंसू गिरा रही थी। बाप के साथ ही बेटियों को भी मर जाना चाहिए, माँ का पढ़ाया गया सबक दोहरा रही थी। पत्थरों से रास्ता निकालता पानी इतना गहरा नहीं था कि मौत का सबब बनता, लेकिन ठंडक जान निकाल देती। थोड़ी सी हिम्मत दरकार थी। और फिर ये किसका बच्चा गुम हो गया है? अकब से आती हुई शनासा आवाज पर उसने चौंक कर गर्दन घुमाई थी। अरे ये तो मेरा भालू है। कत्थई आंखों में शौकी उतरी, लब गहरी मुस्कुराहट में ढले तो गाल पर गला नुमाया हुआ। वो आंखों में उमड़ती हुई नमी को पीछे धकेलती हुई गर्दन वापस सीधी कर गई। अमर पत्थरों पर चढ़ते उसके पास चले आए थे। रो रही हो? उसके पीछे खड़े होकर उस पर झुककर अपना मुंह उसके कानों के करीब लाकर पूछा गया था। उसने शताबी से हुडी की आस्तीन से आंखें रगड़ी, चेहरा तिरछा करके उसे देखते वो मुस्कुरा दी। गाल भी साफ करो। उसने गालों से भी निशानात मिटा डाले। वो उसकी लाल नाक मुतवर्रम आंखें देखकर हंस दिए। नहीं रो रही मैं। आंखों का एक बार फिर रगड़ा गया। रो रही हो? वो जिद पर अड़ गए। कहा ना नहीं रो रही मैं। पत्थर से उठकर तेज आवाज में कहा था। वो सीधे हुए हाथ कमर पर बांधे आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। वो नम सांस अंदर उतारती हुई खपकी से मुंह फुलाती हुई उनके बराबर में गुजर कर आगे बढ़ गई। वो उसके हमरा चलने लगे। अपने बालों को क्या क्या है तुमने, जंगली बिल्ली किससे लड़ी हो? उसके बिखरे हुए बालों को किसी गुच्छे की तरह हाथों में पकड़कर पूछा गया था। उसने तब कर उनके हाथों पर चपत रसीद की थी। दूर रहें, बालों का मजाक नहीं। वो दूर हो गए थे। हाथ बालों से हटाकर उसकी होडी के होड में डाले, मजबूती से होड को पकड़कर ऊपर की तरफ जोर लगाया। उसके पांव जमीन से ऊपर उठ गए थे। वो चीखी थी, उतारे मुझे खानान। पाँव मारती वो उनकी गिरफ्त में मछली थी। वो होड की मदद से उसे लटकाए चलते रहे। जंगली बदतमीज गंदे खानान। टांगे आगे पीछे करती, हाथ मारती, उन्हें अलकाबाद से नवाजती। वो उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। पहले बताओ क्यों रो रही थी? मैं आगा जान से कहकर आपका जिम जाना बंद करवा दूंगी। पहले नीचे उतर कर तो दिखाओ, बीपी की मरीजा। उन्होंने जुबान चलाई थी। उसकी दुखती हुई रग पर हाथ रखा था। जानते थे चिढ़ जाती थी वो, ऐसा कि उनकी गिरफ्त में मचलते हुए दोनों हाथों से उनके बाल जकड़े थे। ओए ओए जंगली बिल्ली छोड़ो। उसे छोड़ने का कहकर खुद झटके से उसके हुड से हाथ निकाल दिया था। वो पहले ऊपर थी तो अब जमीन बोस हो चुकी थी। सदमे से कभी कीचड़ को देखती जिस पर वो ऊंधे मुंह गिरी थी, तो कभी अमर को जो अपने बाल चला रहे थे। मैं गला दबा दूंगी आपका।
गुर्राते हुए कीचड़ का नम जायका मुंह में महसूस हुआ। कर देखो अपना, पहुंच सकोगी गर्दन तक? धड़क कर पूछते हुए वो झुके, कबल इसके कि वो कुछ समझ सकती। उनका हाथ फिर से उसकी हुडी में था। अब की बार तो जिस तरह औंधे मुंह गिरी थी उसी तरह उठाकर जा रहे थे। उसकी चीखों पर दाएं हाथ की छोटी उंगली से कान खुजाते हुए, फरार की हर राह मजबूत करते हुए वो 8 साल अलमीरा को उसी तरह हवेली लाए थे। हवेली की मुलाजमों की खीखी ने उसे गांव की लड़कियों के कह के भुला दिए थे। होड़ी पर अमर की गिरफ्त लाला रुख की गिरफ्त के बरक्स काबिले बर्दाश्त थी। ओह लाला रुख, उससे कहना उसकी भगोड़ी बहन जब घर लौटे तब मुंह लगाए वो तुम्हारे। सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। उस बिलबतौड़ी का चक्कर चल रहा है बराबर वाले फराज से। जहाँ उसका बाप को देखो वही ऐलान कर देना, आगे वो जाने और उसका बाप। अरे अरे, ये रोने वाली बात है। एक न एक दिन तो सबने यतीम होना ही है। 60 साल का तो है उसका बाप, देखना 4-5 सालों में वो खुद यतीम होगी। फिर रखना उसके सर पर हाथ और एक बाल मत छोड़ना। और मेरी बीपी की मरीजा, लोगों की बातें इसी रेट से दिल पर लेती रही तो भरे बचपन में ही गम दे जाओगी हमें। आगा जान, वो चीखी थी। अबे ओए! रात के 1 बजे छत पर बैठकर उन्होंने दोनों हाथ उसके मुंह पर रखकर उसकी चीख का गला घोंटा था। खुद तो वैसे ही मरने को हो रही हो, मुझे भी मरवाओगी? मार दूंगी मैं आपको। उसकी गुर्राहट, तुम्हारे हाथों हराम मौत कौन मरे? वो कहकर तेजी से उठ भागे थे। वो उसी रफ्तार से उनके पीछे लपकी थी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं बचेंगे, रुक जाए वरना। वो नहीं रुके। दूसरी से पहली मंजिल की सीने फलांगते हुए उसका सांस फूल गया था। वो वहीं बेदम सी होकर बैठ गई थी। आखिरी सीने पर खड़े अमर का कहका बुलंद हुआ था। उल्हों पर हाथ रखे हुए वो उसे देखते हुए हंसते जाते थे। वो होठ काटती हुई खूंखार नजरों से उन्हें घूरती रही थी। वो बोगनवेलिया के साय तले बैठी अपनी गोद में सोई हुई बिल्ली की पुश्त पर हाथ फेर रही थी। सफेद और खाके रंग की नीली आंखों वाली बिल्ली सुकून से आंखें मूंदे अपनी पसंदीदा निशित पर बराजमान थी। पौनी में बंधे वेवी बाल हवा के झोंके से शान से कंधों पर गिरते थे। आंखों के साथ मुस्कुराती वो किसी की नजरों में आ गई थी। कड़कती रूखी आवाज पर बिल्ली की पुष्ट पर चलता हाथ थम गया। सर उठाकर उसने सामने खड़ी लड़की को देखा था। अलमीरा हो ना? कमान जैसे आबरू उचकाए पूछा गया। वो सर इस बात में हिला गई। उसके लिए यकसर अजनबी लड़की ने एक खत उसकी तरफ बढ़ाया था। अमर खान को दे देना। बिल्ली उसके गोद से उतर गई। उसने खत पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था तो खत उसकी गोद में गिरा दिया गया। लभीसती वो उस लड़की की पुश्त को घूरती रही। जितने अच्छे मिजाज के साथ वो हवेली से निकली थी, वापसी पर सारी खुशगवारियत का सत्यानाश हो चुका था। हाथ में खत दबोचे तन वन करती हुई आई और ढार से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जोर से कुर्सी खींचकर स्टडी टेबल के सामने बैठी। खत खोला, दांत कचकचाए। आपको मेरी जान की कसम खत पूरा पढ़िएगा। अल्लाह करे ये जान ऐसे जाए कि सारी दुनिया छोड़ो, अलमीरा जरूर देखें। मैंने पहले भी कई बार कहा है, अब भी कह रही हूँ कि नहीं रह सकती आपके बिना। हमारे दरमियान रिवायत की जो दीवार कायम है, मैं उसे आपके खातिर तोड़ने को तैयार हूँ। बेपनाह मोहब्बत की है आपसे। आप इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना सही अपने साथ से तो दे सकते हैं ना। मैं मुंतजर रहूंगी आपकी। कल शाम चश्मे के पास जवाब देने आ जाइएगा। उम्मीद है पहली और आखिरी मुलाकात होगी। मरने से पहले या आपकी सफर हम सफर बनने से पहले। फैसला आपका है, फकत आपकी लाला रुख। लाला रुख? आपकी लाला रुख? 1 सेकंड लगा था उसे खत को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने में। अगले सेकंड में वो कागज के टुकड़े चबा गई थी। अमर सामने होते तो इस हैवानियत पर आगाजान इंसान नहीं है ये, बर्फ के बाद कागज पे चबाने लगी है ये। तुम्हें क्या घर में खाने को कुछ नहीं मिलता? जैसे तबसरे देते लेकिन वो नहीं थे। उसने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया था। कोरा कागज उठाकर एक अज़्म के साथ कलम थाम कर उस पर झुकी थी। आपको अलमीरा की कसम, जो खत पूरा पढ़ा, उन्हें यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए था। गम व गुस्से से वो सुलगती नजरों से उन्हें देखे गई। जो लबों पर मुस्कान सजाए हुए आगे बढ़ते गए। आप मुझे जहर से भी ज्यादा जहर लगते हैं। आखिर किस चीज का घमंड है आपको? गंदे से काले बालों का, तिल्ली की तरह सीधी नाक का, या गाल पर पड़ते हुए टेढ़ी बड़ी लकीरों का? शक्ल देखिए आपने अपने आईने में। मैं जान ले लूंगी आपकी अगर आइंदे मेरे आसपास नजर आए तो। उम्मीद है कान खोलकर मेरी बात समझ ली होगी आपने। फकत गाँव की गंदी लाला रुख। खत पढ़कर उन्हें अच्छा खासा धचका लगा था। सदमे के जेरे असर कुछ बोल नहीं पाए वो। मेरे बाल इतने अच्छे हैं, मेरे टिम्पल को टेढ़ी बड़ी लकीरें कह रही है ये। वो हैरान, वो परेशान। उनकी बात पर सर झटक कर नखौवत से नाक सिकोड़ती अलमीरा। क्या अच्छा है इनमें? सबके बाल काले होते हैं, सबके पास डिम्पल होते हैं। अब क्या बंदा सबको दिल देने लगे? उनके नरम पोस्ट पर हाथ फेरती बड़बड़ाई वो। अमर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा था। गरीब, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। कम आग लगी हुई थी उसे जो मजीद सुलगा गए। आगा जान को बताऊंगी,
गांव की लड़कियों के साथ खतवा कताबत का सिलसिला शुरू कर रखा है उनके पोते ने। आखिरी धमकी, लाल रुख तो मासूम है, हरकतें तो तुम्हारी है गुंडियों वाली। यहाँ अल्फाज उनके मुंह से निकले, वहां झपट पड़ी वो उन पर। जो भी हाथ लगा दे मारा। कुशन, तकिए, किताबें, पेन, चार्जर, सब के सब। एक तो अमानत में खयानत की है, ऊपर से मार रही हो। जरा तो इंसानियत दिखाओ मीरा। एहतियातन उसने हुडी पहनना छोड़ दी थी। नतीजतन अमर ने उसकी पौनी पकड़कर खींची थी। बाल छोड़े मेरे, मैं मार दूंगी आपको। पे दर पे कई छोटे छोटे मुक्के उनके चेहरे पर पड़े। पहले असली खत। वो डट गए। गंदे, बदतमीज, बाउले खानन, मैं गंजा कर दूंगी आपको। गंजा तो नहीं किया था, हाँ अपने दांत उनके हाथ में गाड़ दिए थे। जंगली बिल्ली। झटके से उसके बाल आजाद हुए थे। उसकी आंखों में खून उतरा। खा जाने वाली नजरों से अमर को घूरा, जो फिक्रमंदी से अपना हाथ उलट पुलट कर देख रहे थे। खा गई मैं, वो 4 और खत देंगी वो भी खा जाऊंगी। एहतियातन दरमियान में 10 फीट का फासला रखकर गर्जी वो। अमर हक्का बक्का उसे देखे गए। अगले ही लम्हे में बाहर की तरफ भागे थे। आगा जान, ये आप कौन सी मखलूक को घर ले आए हैं? बर्फ चबाती है, कागज खाती है, इंसानों को काटती है। गंजा कर दूंगी, गला दबा दूंगी, जान ले लूंगी। ये कौन सी गुंडी उठा लाए हैं आप गुंडे। तुम जंगली बिल्ली, बीपी की मरीजा, जल कुकड़ी। आगा जान। डुबडुबाई शहद रंग आंखें। अमर। तम भी करता हुआ लहजा। ये ड्रामेबाज इंसान। गालों पर बहते हुए आंसू को देखकर शदीद सदमा पहुंचा था उन्हें। वो रोते हुए आगा जान से लिपटी थी। अमर हक्का बक्का उसे देखते रहे थे। आप लाला रुख से राब्ता नहीं रखेंगे? और हुक्म? आप वो रास्ता बदल देंगे जहां से उसके गुजरने का इम्कान हो। शैतान हूं क्या? अमर। ओके, बदलूंगा। जहां मिलेगा वहीं उसका खत फाड़ देंगे। ओ, बिना पढ़े। अब ये ज्यादती है। अमर। ओके। सारे वादे लेकर आंसू पोंछ लिए गए थे। अमर दांत कचकचाते हुए उसे देखे गए, जो सर पर चढ़ने लगी थी। ठीक है, छोटी थी, प्यारी थी, अजीज थी, लेकिन इजराइल जैसी कब्जा माफिया क्यों बन रही थी? जरा सी शह दो तो मुंह को आने लगी थी। ऐसा भी कुछ ज्यादा नहीं चाहते थे वो उसे। जंगली बिल्ली। गांव में शादी के शादियाने बज रहे थे। ढोलक पर पड़ते हाथ, लड़कियों की चहचहाट, भागते दौड़ते बच्चे, हर सो रौनक ही रौनक थी। बारात आई तो सब छतों पर चढ़ गए। हवाई फायरिंग हुई, आतिशबाजी की गई। चटकी हुई लकड़ियों पर जलती आग के गिर्द लड़कों ने रिवायती रक्स किया था। निकाह खाने खुतबा पढ़ा, गवाहान की मौजूदगी में, वली की सरबराही में। 2 लोग एक हो गए दुआ के लिए। उठे हाथ गिराकर निगाह सामने उठी तो पल के झपकने भूल गए। गर्म सांसें चेहरे पर महसूस हुई। आग की हिद्दत से गाल दहक उठे, लब गहरी मुस्कुराहट में ढले। हर मंजर निगाहों से ओझल हो गया था, और सामने बस वो, सिर्फ वो। हवेली में अमर थे, शेर दिल था, और आगा जान होते थे। अदीना 2 गलियां छोड़कर अपने घर रहती थी। वो आई तो 2 माह के अंदर अंदर वो बन गई, जो लड़कों के साथ रहने वाली कोई भी लड़की बन जाती है। आस्ती ने कोहनियों तक चढ़ाए, होड़ी की होठ कमर पर गिराए। लड़ने झगड़ने का काट खाने को हम वक्त तैयार। बात तो करती ही नहीं थी, बस चीखती चिल्लाती थी। बाल पोनी में बंधे होते थे, कौन सा लड़कियों वाला लिबास। ओढ़ी से जान छूटी तो लूज पैंट और कुर्ती में नजर आती थी। बाल कटवाना चाहे तो उन्होंने घर की सारी कैचियां छुपा दी थी, और सबको सख्ती से तलकीन की थी कि कड़ी नजर रखी जाए उस पर। खबरदार जो किसी ने उसे बालों को हाथ लगाने दिया। उन्हें उसके बाल पसंद थे, रंग में चॉकलेट जैसे, घने और लहरों की सूरत कमर पर गिरते। वही बाल जो आज पोनी की कैद से आजाद थे। पैंट कुर्ती के बजाय मेहरून रंग का रिवायती पश्तून लिबास पहन रखा था। पाँव में जोगर्स थे, स्लीपर्स, न कंफर्ट शूज। खुस्सा पहन रखा था उसने। कंधे से फिसलते हुए, दुपट्टे से उलझते हुए उसने तायराने निगाह आग के गिर्द बैठे हुए मर्दों पर डाली थी। शहदरंग आंखें किसी की मतलाशी थी। उसका उठता हर कदम उनके कानों की सुर्खी बढ़ाता गया। ये छोटी इतनी प्यारी कब हुई? जहन उलझ गया। जाने कितनी देर मबहूम होकर उसे देखते रहते, अगर उन लड़कों की आवाज उनकी समाज से न टकराती। वो कौन है? किसी ने इश्तियाक से पूछा। कोई दिलचस्पी से आगे होकर बैठा। सरदार खान की पोती है, परिस्तान से आई हुई परी मालूम होती है। मुस्कुराहट धीरे से उनके लबों से उड़ गई। सुल्तान खान की बेटी इतनी बड़ी हो गई? 3 साल पहले देखा था तब तो बच्ची थी बिल्कुल। थोड़े ही वक्त में अच्छा कद निकाल गई है। बहुत प्यारी है, अभी से इतनी खूबसूरत है, बड़ी होगी तो महफिलें लुटेगी। चटकती लकड़ियों की हिद्दत जो ना कर पाई वो उसके एक जुमले ने कर दिया। अमर अंदर तक सुलग गए थे, अपने निशिश छोड़कर उठ गए। मुट्ठियां भीजते हुए उसकी तरफ बढ़े थे। गर्दन घुमाकर बहुत से अजनबी चेहरों में से एक चेहरे को ढूंढती हुई वो उन्हें सामने से आते हुए देखकर रुक गई। मैं आपको ही ढूंढ। उसकी बात दरमियान में ही रह गई। वो आगे आए, कंधे से पकड़कर उसका रुख मोड़ा और खुद सामने खड़े हो गए, ऐसे कि उस पर उठती हुई तमाम निगाहें उनकी पुष्ट पर ठहर गई। क्या कर रही हो यहाँ?
तुम्हें मालूम नहीं है कि ये हिस्सा मर्दों का है? वो अचंभे से उन्हें देखे गई जो लाल बब्बू का चेहरा लिए उसे घूर रहे थे। खाला ने कहा था आपको बुला दूं। बहुत कमजोर सी आवाज निकली थी उसकी। अदीना को तो मैं पूछ लूंगा, तुम चलो। उसका हाथ पकड़ते वो उसे वहां से निकाल लाए। भारी फ्रॉक को संभालती उनकी तेज रफ्तार की वजह से वो तकरीबन घिसटती जा रही थी। बर की जुगनुओं में नहाए घर कहीं पीछे रह गए थे। भागते दौड़ते बच्चों की मासूम कह के मध्यम होते गए। शादियानों का शोर थमता गया। ढोलक की धमक भोला बसरा किस्सा बन गई। आग की हिद्दत कहीं दूर रह गई। गुस्से की वजह से मजीद चलना मुहाल हुआ था। वो थक गई। कंधे पर गिरा दुपट्टा पाँव में उलझा। कमर पर गिरते हुए बाल शानों पर बिखरे। वो मुंह के बल गिरने लगी थी। अमर ने थाम लिया था। दोनों हाथों से मजबूती से उसके कंधे पकड़े गए और गौर से उसे देखा था। सारा का सारा गांव उसके अकब में, सारी की सारी मासूमियत उसके चेहरे पर। कहाँ ले जा रहे हैं? बेचारगी से पूछा गया था। थकान आंखों में उतरकर चेहरे पर फैलने लगी थी। घर, बोलते हुए निगाह उसके पांव पर टिकी थी। गांव की कच्ची सड़कों पर उससे गुस्से में चलना मुश्किल था। तकलीफ दे था और वो उसे तकलीफ देते आए थे। खानान, मैं शादी का खाना खाने आई थी। शदीद सदमे के आलम में दबा दबा सा चीखी थी वो। घर मंगवा लूंगा तुम्हारे लिए, कहकर वो अपने आरामदेह सैंडल उतारने लगे। वो माथे पर बल डाले उन्हें देखने लगी थी। उन्होंने सैंडल उतारकर उसके आगे रखे थे। आप क्या नंगे पाँव जाएंगे? वो हिचकिचाई। अमर ने जवाब नहीं दिया। खामोशी बोलती नजरों से उसे देखा। वो आगे हुई। बाएं हाथ से उनके बाजू का सहारा लेकर खुद से उतारकर सैंडल पहने। उसके साइज से कदरे बड़े लेकिन आरामदेह। उन्होंने झुककर उसके खुद से उठा लिए थे। पोनी भी दें? काफी देर रिवायती लड़की बनकर रह लिया था उसने। अमर ने खामोशी से कलाई में डली पोनी उतारकर उसकी तरफ बढ़ाई थी। वो अपने बाल समेटने लगी। शाम में तैयार होते हुए एक पोनी अदीना के पर्स में डाली थी, दूसरी अमर की कलाई में। कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती थी। ये भी संभालें। उसने कंधे से फिसलता हुआ दुपट्टा उतारकर मफलर की तरह अमर की गर्दन में डाल दिया था। दोनों पल्लू आगे को गिरे। अच्छा लग रहा है, पहना करे ना। बाती मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली। वो उसे घूर कर रह गए थे। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। गांव की हदूद से निकलकर अब वो ऊंचे रास्ते पर चल रहे थे। दाएं बाएं आगे पीछे पहाड़ थे। जगह जगह रोशनी में नहाए छोटे छोटे घर जुगनू की मानिंद पहाड़ पर चमक रहे थे। ठीक लग रही हो? गला खुंकार का जवाब आया था। वो नाक सिकोड़ती हुई सर झटक गई। सब कह रहे थे मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। आपने तो मेरे साथ तस्वीर भी नहीं ली। सर झुक गया था। ठंड से ठहरते हुए गाल फूल गए। वो रुक गए, ठहर गए। गर्दन तिरछी करके उसे देखा। सब कौन? खाला, आगा जान, शेर दिल, दुल्हन, दुल्हन की बहनें। जिसने भी देखा था तारीफ की। सबने तारीफ की थी तो आंखों में इतना दुख क्यों उदाया था? अच्छी लग रही हो मीरा। एक लम्हे में उसके चेहरे पर आती हुई खुशी की रमक उनकी गहरी निगाहों से ढकी छिपी न रही थी। गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। गर्दन सीधी कर ली, निगाहें सड़क पर टिका ली। और तस्वीर? चहक कर पूछा गया। यहाँ? अंधेरा था। वो सर अस्पात में हिलाती उन्हें एक घर के पास ले आई थी। दरवाजे के दाएं तरफ वाली दीवार पर फूलों की बेल से छज्जा बना हुआ था जो ऊपर तक जाता दरवाजे को जकड़ता था। वो उसी छज्जे के नीचे खड़े हो गए थे। उसने उनसे मोबाइल लेकर दरख्त के तने में अटकाया था। टाइमर सेट करके उनके साथ खड़ी हुई। पुरतपाक मुस्कुराहट लबों पर सजाए हाथ से विक्ट्री का निशान बनाया था। वो उसे देखकर मुस्कुराए थे। घर के बाहर लगी हुई सुनहरी लाइट टिमटिमाई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके बालों में लगी हुई पोनी खींची थी। एक पल में बाल शानों पर बिखरते कमर पर गिरे और वो लम्हा तस्वीर की सूरत में अगले कई सालों तक के लिए अमर की वॉलपेपर पर नस्ब हो गया। सफेद कमीज शलवार में मलबूस, मेहरून रंग का दुपट्टा गर्दन में डाले, नंगे पांव खड़े अमर। उनके बराबर में विक्ट्री का निशान बनाकर मासूमियत से मुस्कुराती अलमीरा। उसके पाँव में अमर के सैंडल्स ढके छुपे तो नहीं थे। खानान। मोबाइल की फ्लैश लाइट्स तारकोल की सिया सड़क पर पड़ी रही थी। बाएं हाथ में मोबाइल थामे वो फ्लैश लाइट की मदद से नजर आते राह में पड़े हुए हर छोटे बड़े पत्थर को पांव से हटाती हुई आगे बढ़ रही थी। अपने पीछे चलते अमर के लिए रास्ता साफ कर रही थी। वही अमर जो उसकी हरकत पर सर झुकाए मुहम से मुस्कुराते हुए कदम उठा रहे थे। आपने दुल्हन देखी थी? पाँव के ठोकर से एक और पत्थर हटाया गया। नहीं यार, कौन सा मेरी थी? उनके बरजस्ता जवाब पर वह खिलखिलाकर हंस दी। दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज्यादा। सबको डर था नजर न लग जाए उसे। उससे ज्यादा प्यारी तो नहीं लग रही होगी। तुम तो शुक्र मनाओ फिर, हमें ऐसा कोई डर नहीं रहता। अभी कोई कह रहा था कि मैं अच्छी लग रही हूँ। इतनी थोड़ी कि नजर लग जाए। तैयार होकर अच्छे तो सब लगते हैं। देख लिया होगा लाला रुख को। वो अटेंशन सीकर खाला के आगे पीछे फिर रही थी, नंबर बढ़ा रही थी अपने।
खत वाला मामला कुछ ज्यादा पुराना तो नहीं हुआ था जो भूल जाती? बढ़ाने दो उसे नंबर, तुम्हारा क्या जा रहा है? उसका सारा का सारा अमर जा रहा है। मेरे सामने नंबर बढ़ाए ना, आपकी बीवी अप्रूव तो मैं करूंगी ना। ऐसा तो कोई मजाक नहीं था दोनों के दरमियान। तुम्हारा तो मैं साया भी न पड़ने दूं अपनी दुल्हन पर, जंगली बिल्ली, मेरे घर से दूर रहना। घर में घुस कर मारेगी वो उनकी दुल्हन को। बड़े बेमरवत हैं, बड़े बदलिहाज हैं आप मुझसे से प्यारी कजन डिजर्व ही नहीं करते। जो बर्फ चबाए, कागज निकले, इंसानों को काटे। सही बात है, ऐसे भी कोई गुनाह नहीं कर रखे मैंने जो तुम्हें डिजर्व करने लगूं। भाड़ में जाए गंदे खानान, जंगली बिल्ली बिल बतोड़ी। आप बिल बतोड़े। राह में पड़े हुए छोटे से कंकड़ को ठोकर मारकर परे हटाया गया था। वो आगे बढ़ी, अमर के कदम उनके लिए साफ किए गए रास्ते पर उठते रहे। आवाज मध्यम होती गई, फिर पहाड़ों में गुम होने लगी थी। उस दिन एक बात वाज़ेह हो गई थी, अमर अगर उसे तकलीफ से बचाना चाहते थे तो अलमीरा को भी उनकी राह की खार चुनने में कोई कबाहत नहीं थी। उनके दरमियान एक तरफा तो कुछ भी नहीं था, चाहत, कोशिशें और न ही मोहब्बत। पिछले कई दिनों से बारिशों का सिलसिला चल पड़ा था। कभी तेज बौछार शुरू हो जाती, कभी इतनी सुस्त कि गाड़ी के विंड स्क्रीन पर गिरा वाइपर बहुत देर साकित रहता। उस दिन वो अकेडमी पहुंची तो बारिश बहुत तेज थी। दूसरा लेक्चर शुरू हुआ तो भरे भरे बादल मुसलसल बरसकर थक चुके थे। कई सातों के बाद खुले दरवाजे के पार नजर आते हुए सहन के पक्के फर्श पर टिप से एक कतरा गिरता, फिर खामोशी छा जाती। अंदर बाहर हर जगह बहुत अमीक सकूत था। बंद मुट्ठी पर थोड़ी टिकाए कहानी मेज पर रखे हुए वो गुमसुम सी निगाहों से उन्हें देखे गई। बाएं हाथ की लंबी उंगलियों में चौक फंसाए वो बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। दायां हाथ पैंट की जेब में था। सियाह बाल हल्के से भीगे हुए थे। भूरे रंग की जैकेट पर भी पानी की चंद बूंदें गिरी थी। ठंड से कान लाल हो रहे थे। दूर सहन में टिप से पानी का कतरा गिरा, फिर दूसरा, तीसरा। उसने पलक झपकी, वो पलट गए। निगाहें पहले उससे टकराई, फिर वो क्लास की तरफ मतवज्जा हो गए। उनके होठों पर जंबिस हुई, वो कुछ कह रहे थे। उनकी आवाज समाज के पर्दों पर दस्तक देती रही, मगर सहन कुछ भी समझने से इनकारी रहा। वो सामने रखी पेंसिल उठाती गहरी सांस भरकर अपनी नोटबुक पर झुक गई। उनकी भारी आवाज बिना रोके क्लास में गूंजती रही थी। एक हाथ उसी तरह पैंट की जेब में डाले वो अब कुर्सियों के दरमियान खाली जगह पर टहल रहे थे। फिर किसी से कोई सवाल कर लिया, किसी को जवाब दे दिया। वो पेंसिल से कागज पर लकीरें खींचती रही। बादल टिप टिप बरसते जाते थे। सर, हमें आपसे चाय पार्टी चाहिए। उसका झुका सर उठा और नजरें डाइस के पास खड़े हुए अमर पर टिक गई। लेक्चर खत्म हो चुका था। 2 घंटे गुजर गए थे। क्या पढ़ाया था उन्होंने? वो तो कुछ नहीं समझ पाई थी। मैं आपकी सीआर को पैसे दे देता हूँ, आप लोग गैदरिंग कर लें। उसकी नजरें उनके संजीदा चेहरे से होते हुए उंगलियों में फंसे हुए चौक पर टिक गई थी। उंगलियों के पोरों पर चौक की सफेदी लगी थी। बात पैसों की नहीं है सर, हमें आपके साथ गैदरिंग करनी है। सब टीचर्स टर्म के आखिर में पार्टी देते हैं। टिप 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 पानी गिरता जाता था। वो उनका जवाब जानते हुए भी उन्हें सुनने के लिए बेताब थी। गैदरिंग तो मैंने आपके अच्छों के साथ भी नहीं की बच्चे। खफीफ सी मुस्कुराहट उसके लबों पर रेंग गई थी। पेंसिल पर गिरफ्त बिल्कुल ढीली पड़ी। मैंने संजीदगी से बात जारी रखी। मैं इस तरह की गैदरिंग अवॉइड करता हूँ। हाँ, अगर आपने आपस में चाय की पार्टी करनी है तो सीआर मुझसे पैसे ले ले। शहद रंग आंखों में तबस्सुम उतरा। मान भरी मुतबस्सुम निगाहें उनके चेहरे पर टिक गई थी, जो मैच से टेस्ट पर्स का पलंदा उठा रहे थे। लेकिन आप अलमीरा के साथ तो अक्सर कैफे में नजर आते हैं। किसी दिल जली आवाज पर वो ठिठकी थी। चेहरे की रंगत फक हुई। अमर के इत्मीनान में जरा खलल न पड़ा। कागज समेट कर उन्होंने संजीदा निगाहें उस लड़की पर डाली थी। फिर निगाह अलमीरा तक पहुंचते पहुंचते बेइंतहा उनसियत में लिपट गई। शी इज फैमिली। दिल धड़कना भूल गया। सहन में जमा पानी में बादलों से गिरते कई शफाफ कतरे टिप की आवाज के साथ जम होते गए। टन की आवाज से घंटी बजी। उंगलियों में फंसा चौक मेज पर गिरा। सिया चमचमाते बूट दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वो सांस रोके उन्हें जाते देखती रही। कितने रूड हैं सर अम्र। क्रश मटेरियल हैं, लेकिन सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हूँ, पैसे ले लो, माई फुट। हफीफ सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो अपनी किताबें समेटने लगी। सिर्फ हमारे आगे ही रूड है। अलमीरा के साथ कितने केयरिंग होते हैं। कैसे खटाक से कह दिया शी इज फैमिली। ऐसा अच्छा कजन मुझे तो नसीब न हुआ। उस दिन अलमीरा की चुटियां बना रहे थे, आग लग गई थी मुझे। बैग की जिप बंद करते हुए उसने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। क्लास से निकलते हुए कई ठंडी आहें समाज से टकराई थी। वो बाहर चली आई। अमर स्टाफ रूम के करीब नजर आ गए थे। बस्ता कंधे पर टिकाए वो उनकी तरफ भागी थी। मेरा ध्यान से, फर्श गीला है, गिर जाओगी। उसे अपनी तरफ भागकर आते हुए देखकर उन्होंने दूर से ही टोका था। वो उनकी बात अनसुनी कर गई थी। करीब पहुंची तो लब मुस्कुराहट में ढले थे। सांस फूल चुकी थी। ऊंची पूनी दाएं से बाएं हल्का होते ले रही थी। सफेद जोगर्स के तस्मे ढीले पड़ चुके थे।
चाय पार्टी करें? वो शरारत से मुस्कुराई थी। तुम और चाय? आज पी लूंगी, आज जहर भी पिलाएंगे, पी लूंगी। वो खिलखिलाई थी। अमर ने गौर से उसे देखा था, उसके गुलाबी गालों को, आंखों से झलकती हुई मासूमियत को और उसकी प्यारी मुस्कुराहट को। उससे खुशी संभाले न संभलती थी। आज ऐसा क्या हुआ है? आज बस मैं बहुत खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश कि मैं तकिए में मुंह देकर चीखना चाहती हूँ। आंखें मीचते हुए वो चीखी थी। बारिशों के मौसम में अलमीरा का इतना खुश होना गनीमत था। अमर मुस्कुरा दिए थे, हाथ में पकड़ा हुआ छाता खोला, फिर उसे साथ लिए आगे बढ़ गए। उनके हम कदम होकर उनके साथ एक ही छाते तले वो मुसलसल हंसते हुए उन्हें कुछ बता रही थी और वो मुस्कुराते हुए उसे सुन रहे थे। उनका दायां कंधा बारिश में भीगता गया था। बाएं तरफ चलती हुई अलमीरा किसी बात पर खिलखिलाई थी। तेज होती बारिश की बौछार में उसकी आवाज दबती चली गई। मगर वो तेज बारिश और उसके बाद कई बारिशें, बहुत से आंधी व तूफान भी दिल पर तहरीर हो चुके उन 3 अल्फाज को नहीं मिटा पाए थे। शी इज फैमिली। हाशिर! किसी के चीखने पर उसकी नींद में खलल पड़ा था। पट्टी में जकड़े सर को जरा सी चंबिस थी तो दर्द की टीस सर से नीचे उतरते हुए सारे जिस्म में फैल गई थी। यूं मालूम हो रहा था कि हर जख्म दुख गया है। चेहरे पर नागवारियत सी छा गई थी। ज़ेरे लब अमर को गालियां दी थी उसने। हाशिर! धाड़ की आवाज से उसके कमरे का दरवाजा खुला था। सारे दर्द भुलाकर वो झटके से उठ बैठा था। दरवाजे पर खड़े हुए अमर को देखकर आंखों में खौफ उतरा। अम्मी, बाबा! वो खौफ के मारे चीखा था। अमर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, झटके से उसके गिरेबान पकड़ते हुए उसे बेड से नीचे उतारा। तुमने जो लड़के मेरी बीवी के पीछे भेजे थे वो कहाँ है? चेहरे पर पत्थर से ज्यादा सख्त तासुरात थे। उसके पुराने जख्म अभी ताजा थे और अमर फिर से आ गया था। बाबा, ये मार रहे हैं मुझे! अमर के अकब में दरवाजे से अंदर आते हुए शहरयार को देखकर वो चिल्लाया। अमर ने दांत किचकिचाए थे। खबरदार, अगर तुमने अब इसे हाथ लगाया, गिरबान छोड़ो इसका। शहरियार साहब आज खामोश रहने का कोई इरादा नहीं रखते थे। आगे आकर उन्होंने झटके से हाशिर को अमर की गिरफ्त से आजाद करवाया था। इससे पूछें, इसके भेजे हुए चूहे कौन सी बिल में छुपे हैं? मुट्ठियां भीजते हुए बमुश्किल जब्त कर रहा था वो। मैं इन्हें जवाब दे नहीं। वही भीजी हुई मुट्ठी मुक्के की सूरत में हाशिर की नाक पर पड़ी थी। वो दर्द से बिलबिलाया था। अमर! शहरियार गरजे थे। कमिश्नर का बेटा भी वही था। कल रात उसकी लाश आई है घर पर। अपने मुर्दार बेटे का जनाजा नहीं देखना तो कहीं इससे शराफत से बताए मुझे। उसकी वजाहत हर चीज वाजे कर गई उन पर। यह तो मुमकिन नहीं था कि अमर ने उन्हें सलामत छोड़ा हो। जान ना भी ली हो, हड्डियां तो तोड़ी होंगी। और जब तक कातिल नहीं मिलता, शक की जद में सबसे पहले वो था, सबसे पहले अमर था। तुमने मार दिया उसे? अमर यूं फंसेगा, उसका तो गुमान भी नहीं था उन्हें। हाँ, इसे भी मार दूंगा। उसने मेज पर रखा हुआ वाज उठाया था। हाशिर हलक के बल चीखा था। अमर का हाथ हवा में मौलिक रहा। हाशिर बंद आंखों से चीखता रहा था। शहरियार बेटे की बुज़दिली देखकर ठंडी आह भर कर रह गए थे। बता दो इसे कहाँ है वो हार गए थे। अमर ने वाज मेज पर पटका था। हाशिर ने डरते डरते आंखें खोली थी। रॉयल क्लब में होंगे, वहां के वीआईपीज में हैं, वहीं छुपे होंगे। खुदा की कसम, मैं उस दिन के बाद उन्हें नहीं मिला था। अमर ने मोबाइल निकालकर अलियार को क्लब का नाम टेक्स्ट किया था, फिर चबा जाने वाली नजरों से उसे देखता पलट गया था। तुम्हारी बीवी कैसी है? शहरियार की आवाज पर उठते कदम थम गए थे। आप और आपके घर वालों को अपने काम से काम रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? पलटकर सख्त निगाह उन पर डाली थी। उससे कहना कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पैंट की जेबों में हाथ डाले तमस्कराना मुस्कुराहट उस पर उछाली। आप भी इस मुर्दार की जिंदगी के दिन गिनना शुरू कर दें। कहर ज़दा निगाह उन पर डालता हुआ वो आगे बढ़ गया था। कमरे से निकलते हुए राहदारी पार करके घर के अंदरूनी हिस्से से बाहर आते हुए गाड़ी में बैठते हुए बस काउंटडाउन जहन में अटका था। थोड़ी देर के लिए कमिश्नर का बेटा और वो लड़के कहीं दूर चले गए। अलमीरा और शहरियार साहब के माबेन उस दिन क्या गुफ्तगू हुई थी? कैसा काउंटडाउन? जब तक वो वहां से वापस एसएसपी हाउस पहुंचा, अलियार सिपाहियों के साथ क्लब पर छापा मार चुका था। लड़के बरामद हो चुके थे। सबके सब जिंदा सलामत थे। उन्हें गाड़ियों में डालकर थाने ले जाया गया। तफ्तीश शुरू हुई। अमर अदीना को लेकर अस्पताल आ गया था। खिजरी ने कहा था कि सारे टेस्ट दोबारा होंगे। वो अपनी निगरानी में सब करवाएगा। वो अदीना और किसर के साथ ही था जब ईशल भागती हुई आई थी। उसे ढूंढती रोती कुछ कहती ईशल। रोई रोई सी आंखें, फूले फूले गाल और मध्यम सी सिसकियां। ऑफिस में दाखिल होती अलमीरा का दिल पसीज गया था। शोल्डर बैग मेज पर रखकर उसने पंजों के बल नीचे बैठकर ईशल को गले से लगाया था। मानो लम्स पर बमुश्किल रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे थे। उसकी तबीयत थोड़ी सी संभली थी तो वो अपना सामान लेने ऑफिस में गई थी। उसी वक्त मोबाइल पर अजनबी नंबर से कॉल आई। ईशल का सुनकर उसे घर जाने का इरादा तर्क करके कैब करवा के उस रात में यहाँ आना पड़ा था। पेट में दर्द था ईशल को।
उनके बाबा ने कॉल उठाई, ना ही एसएसपी खानजादा ने। एसएसपी साहब ने कुछ दिन कबल आपका नंबर दिया था, अगर उनसे राब्ता ना हो तो आपको इतला दी जाए। परेशान करने के लिए बहुत माजरत। पेशवराना अंदाज में सारी तफसील उसके गोशे गुजार की गई। खुद से लिपटी हुई ईशल की पुस्त थपकती अलमीरा ने निगाहें तिरछी करके उस्तानी को देखा था। दवा दी है? जी जी, आप पूछ लें, उम्मीद है आराम आ गया होगा। ईशल बच्चा, दर्द ठीक है? उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर पूछा गया। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो सर अस्पात में हिला गई। बाबा पास जाना है। आवाज रुंध गई। वो तरहम भरी निगाहों से उसे देखती रही, उसे खुद से लगा गई। थोड़ी देर में वो ईशल को लेकर कैब में बैठी थी। हन्नान का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। अमर को कॉल की थी तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई थी। सुबह अदीना को अस्पताल ले जाने का कह रहे थे, शायद वहीं मसरूफ थे। शेरदिल को कॉल की तो मालूम हुआ वो जेन के काम से निकला हुआ है। खुलासा ये निकला कि आखिर में वो ईशल के साथ कैफे आ गई। मीठे में शौकीन थी वो। अपने सामने चॉकलेट केक देखकर सारे गम बोलकर चीखने लगी थी। आपको पता है मैं किस अंकल से मिली? वो इतने स्वीट हैं, और आप ही आयशा का तो मत पूछे, बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। केक के साथ इंसाफ करते हुए उसके लिए अक्सर अजनबी नाम लिए गए। कहाँ मिले आप उनसे? कोहनिया मेज पर टिकाए पूछा गया। वो अभी 2-4 दिन में उनके घर थी ना। मेरा के माथे पर बल पड़े। क्यों, बाबा कहाँ थे? अमर कह रहे थे वो और बाबा काम से जा रहे हैं तभी। अमर और हन्नान? अमर तो सरकारी हुक्म पर इस्लामाबाद गए थे ना। अलमीरा, आपको पता है उस दिन बाबा बहुत रोए। टिशू से उसका मुंह साफ करते हुए अलमीरा रुक गई। किस दिन? जब मामा के फेस पर कट लगे थे, मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। हवा में मौलिक हाथ बेजान सा होकर मेज पर गिरा था। वो कम फहमी से मशाल को देखने लगी थी। कौन से कट? क्या बातें कर रही थी वो? अमर भी गुस्से में थे, वो बाबा से लड़े भी थे, फिर खिसर अंकल ले गए थे मुझे। वो अब भी उसकी बात नहीं समझ पाई। उसे तफसील दरकार थी और इसी तफसील के लिए वो थोड़ी देर बाद ईशल को लेकर अस्पताल चली आई थी। रिसेप्शन से गुजरकर वो लिफ्ट की तरफ आई। ईशल साथ न होती तो वो लिफ्ट का इंतजार भी न करती। लिफ्ट आई तो वो जल्दी से अंदर बढ़ गई। दूसरी मंजिल पर आहनी दरवाजा खुला। बाएं हाथ से ईशल का हाथ थामे वो बाहर निकल आई। मुंतशिर धड़कनों को संभालती वो राहदारी से गुजरने लगी थी। हर उठते कदम के साथ कमरे तक का फासला घटता गया। दिल में अंगड़ाइयां लेते हुए तरह तरह के अंदेशे बढ़ते गए। कमरे के बाहर बैठे पुलिस एहलकार ने सर उठाकर उसे देखा। उसके साथ खड़ी ईशल पर निगाह पड़ी तो तसल्ली करके वापस मोबाइल पर झुक गए। कमरे का दरवाजा खोलने से पहले उसने लंबी सांस ली थी। दरवाजा धकेला तो कदम मन मन के भारी हो गए। खुद को घसीटती बेड के पास आई तो ईशल का हाथ छूट गया। आंखें बेयकीनी से फैली थीं। किरण की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसी अभी उसने कैमरे में कत्थई आंखों वाले बच्चे की देखी थी। मुंह पर हाथ रखकर उसने अपनी चीख का गला घोटा था। आप भी डर गई ना? ईशल के मासूम सवाल पर वो परखौफ नजरों से कभी उसे कभी किरण के मुस्तरद चेहरे को देखे गई। हाथ कांप गए, आवाज रुंध गई, गला बैठ गया। वो कुछ कहने सुनने की हालत में न रही। तुम्हें मना किया था ना आइंदा यहाँ मत आना। हन्नान की सपाट आवाज पर वो डर कर पलटी थी। उसे देखती, कुछ कहती, कुछ पूछती। हन्नान ने उसे मौका ही नहीं दिया। पल भर में वो उसकी गर्दन जकड़ चुका था। ईशल डर कर पीछे हटी थी। तुम्हारा शौहर तुम्हें अदालत से बचा ले, मैं तो तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मेरी बीवी बच्चे के कत्ल के बाद तो बिल्कुल नहीं। उसकी गर्दन पर हन्नान की सख्त गिरफ्त ने ऑक्सीजन कम कर दी। वो सांस लेने को तड़पी। आंखों के किनारों पर नमी ठहरी। दोनों हाथ हन्नान का शिकंजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। ईशल सहम कर पीछे हटती गई और फिर कमरे से भाग गई। मैं नहीं। उसने बोलने की कोशिश की तो गिरफ्त सख्त तरीन होती गई। उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गई। जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा होने लगा था। तुमने मारा है अलमीरा, तुम हो कातिल मेरे बच्चे की। वो गरजा था। बेबसी, तकलीफ, दर्द से कई आंसू उसकी आंखों से बहते गए थे। साइड टेबल पर रखे हुए पेपर प्लेन्स उसकी आंखों में झिलमिला गए थे। पेपर प्लेन्स? ये क्या तुम सारा दिन पेपर प्लेन्स बनाती रहती हो? मेज पर लगते प्लेन्स के ढेर को देखकर वो चिढ़ गई थी। ने मुस्कुराते हुए उसकी नोटबुक से एक और कागज फाड़ा था। यार, हन्नान की थेरेपी है ये, उसे बहुत पसंद है ये, मुझे भी आदत हो गई है। उसका कागज का जहाज बनाया और फूंक मारकर उड़ा दिया। गर्दन की गिर्द सख्त होती हुई गिरफ्त ने ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। वो तड़प उठी। दोनों हाथों से हन्नान का हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। तुम जलती थी उससे, तुम हसद करती थी। धड़कनें खतरनाक हद तक सुस्त होती गई थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की। गर्दन पर बढ़ते हुए दबाव ने उसे लाचार कर दिया था। याद करो अलमीरा, तुमने किरण को धक्का दिया था। अलमीरा, पेपर प्लेन्स। अलमीरा, वो कैमरा। अलमीरा, किरण का बच्चा। बेड पर चढ़कर तार पर पेपर प्लेन्स लगाती अलमीरा। किरण की फोक से उड़ता पेपर प्लेन
नम आंखें साइड टेबल पर रखे हुए प्लेन पर टिकी तो दिल में दर्द की टीस उठी थी। आंखें बंद होने को हुई थी और तभी तभी उसने देखा था उसके हाथ किरण की पुष्ट पर ठहर गए थे। किरण के खुले पर्स से एक पेपर प्लेन निकलकर बेजान सा होकर हवा के झोंके के साथ चल दिया था। मैंने धक्का दिया था। कमरे में दाखिल होते अमर के नीचे से जमीन खींच ली गई। उसने पूरा जोर लगाकर किरण को धकेला था। वो 15-20 दिनों से गिरती जाती थी। उसे बोलने की इजाजत देते हन्नान ने गिरफ्त ढीली की थी। मैंने मारा है किरण को। किरण का मुस्तरद चेहरा निगाहों के सामने घूमा तो दिल में घुसा सा पड़ा था। हन्नान तमस्खराना हंसी हंसा। मैं वो कैमरा कैमरा कौन सा कैमरा? उसकी आंखों में बहुत से सवाल उतरे। उसने कुछ पूछना चाहा था कि उसी लम्हे हन्नान की गिरफ्त एकदम ही सख्त हुई थी। उसका दम घुटने लगा था। हाथ बेजान होने लगे थे। आंखें बंद होने को थी। अमर ने झटके से हन्नान का कॉलर से पकड़ते हुए पीछे धकेला था और जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर रसीद किया था। शिकंजा हटते ही ऑक्सीजन मुअस्सर हुआ। एक के बाद एक झटके का असर था कि वो सांस लेना भी भूल गई थी। बेयकीनी की कैफियत में किरण को, हन्नान को, अमर को देखे गई। मेरा ठीक हो? वो करीब आने लगे। वो डर कर पीछे हटी। उसकी आंखों में इतनी अजनबियत, इतना खौफ देखकर वो वहीं रुक गए। धुआं धुआं चेहरा लिया वो यकटक उन्हें देख रही थी। उसने क्या कहा था? जो कहा था वो अमर ने सुना था। वो वो तो ना सुनते, सब सुनते, लेकिन अमर, ओह अमर, तुमने सुना? इसने अभी खुद एतराफ किया, यही कातला। हन्नान की बात दरमियान में ही रह गई थी। अमर उसके गर्दन दबोच चुके थे। सांसें रोककर एतराफ अच्छे अच्छों से मैंने भी करवा रखे हैं मीर हन्नान। तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं बैठ रही कि अलमीरा सुल्तान से दूर रहना है, वरना अमर लाशें गिराता नहीं थकेगा। चबा चबा कर कहते वो दहाड़े थे। अलमीरा टूटी सांसों को जोड़ती नम आंखों से उन्हें देखे गई। उन्हें अलमीरा पर अलमीरा से ज्यादा यकीन था। वो खुद भी अपने साथ न हो, अमर उसके साथ थे हमेशा। मेरी तरफ से अब किसी रियायत की उम्मीद मत रखना मीर हन्नान। तुम हद पार कर चुके हो। ईश्वर को मैं पालूंगा। तुम यहाँ से सीधा जहन्नुम में जाओगे। हन्नान का खून छलकाता हुआ चेहरा, पेशानी की उभरती रगें और उसकी रुकती हुई सांसें। अमर की आहनी गिरफ्त से निकलने की कोशिश में तड़प रहा था वो। उन्होंने हकारत से उसे देखते हुए झटके से उसकी गर्दन आजाद की थी। हन्नान खांसता हुआ घुटनों के बल नीचे बैठा था। अमर ने गर्दन घुमाकर दीवार से लगकर खड़ी हुई अलमीरा को देखा। उसका तनफ्फुस बहाल हो चुका था। धड़कनें मामूल पर थी, मगर जिंदगी तो उसे फिर भी महसूस न हुई। बिना पलक झपके अमर को देखते हुए उसके हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा था। पानी की दबी तह आंखों के किनारों पर जम गई थी। टांगों से जान निकलती महसूस हुई थी। उसने ड्रिप स्टैंड का सहारा लेना चाहा। वो झटके से जमीन बोस हो गया। सहम कर इर्द गिर्द देखती हुई वो ड्रिप स्टैंड की बाईं तरफ से निकलकर कमरे में दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अमर उसके पीछे लपके थे। वो तेज तेज कदम उठाती राहदारी में चल रही थी। उसके पीछे चलते अमर कब उसकी रहनुमाई करने लगे वो अनजान रही। मंजर धुंधला होता गया। डुबडुबाई आंखों से बमुश्किल जीनों का तयन करती वो जीने उतर गई थी। कोई उससे नहीं टकराया, किसी ने उसे नहीं रोका। वो उसका रास्ता साफ करते गए। लब भीज कर सिसकियों को रोकते हुए वो अस्पताल की अंदरूनी इमारत से बाहर निकली। अमर ने गाड़ी का दरवाजा खोला था। वो शल होते दिमाग से गाड़ी में बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा, गाड़ी कब चली, कब घर के अंदर की, वो अनजान रही। सारा रास्ता गोद में रखे हुए हाथों को रगड़ती रही। नाखूनों से सूख चुका जख्म उधेड़ती रही। मीरा, वो गाड़ी का दरवाजा खोले खड़े थे। वो पलकें झपकती हुई उन्हें देखती रही। गाड़ी से उतरती और कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिया। वो उसके पीछे आए या नहीं उसे मालूम नहीं पड़ा। अपने कमरे में आते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक किया था। कमरे के दरवाजे से लगकर बैठते हुए उसे अपना वजूद बिना जान के महसूस हुआ था। टांगे पेट से मिलाते हुए सांस लेने में दुश्वारी हुई। घुटनों पर रखे हुए हाथ कांप गए। कमरे में मौजूद हर शय ऊपर को उठी, हवा में मौलिक रही, फिर झटके से फर्श पर गिरी। सब कुछ टुकड़ों में बटा। हर कांच किरची किरची हुआ। वो तारीख चेहरे के साथ यकटक सफेद ठंडे फर्श को घूरती रही थी। जो कुछ देख कर आई थी उसने उसकी कुव्वत गुआई समेत सोचने समझने की हर सलाहियत सलब कर ली थी। अभी तो ठीक हुई थी वो। एक बार फिर वहीं धकेल दी गई थी। गर्दन को रगड़ती हुई बस एक सांस के लिए तड़पती अलमीरा। अलमीरा को घर छोड़कर वो वापस अस्पताल आ गया था। उसे देखकर अदीना और खिजरे तेजी से उसकी तरफ लपके थे। अलमीरा कैसी है? अदीना ने बेचैनी से पूछा था। ठीक है, घर छोड़ आया हूँ। हन्नान कहाँ है? ईशा रो रही थी तो वो घर चले गए। खिसर ने जवाब दिया था। टेस्ट हो गए? रिपोर्ट्स कब तक आएंगी?
2-3 दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी हो जाए सब। खिसक के ढारस देने पर वो सर को जम्बिस देकर अदीना को लेकर बाहर आ गया। गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा शेरदिल उन्हें आता हुआ देख कर सीधा हुआ था। जल्दी से अदीना के लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। आप घर चली जाएं, मैं थाने जाऊंगा। अमर के कहने पर वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। घर को अकेला मत करना शेरदिल। उसका हाथ शेरदिल के कंधे पर ठहरा। उसकी मजबूत गिरफ्त पर शेरदिल ने अचंभे से उसे देखा था। जब्त के मारे लाल पड़ता चेहरा, थकान बोलती आंखें और उनमें उमड़ कर आया हुआ अंत खौफ। आप बेफिक्र रहें, मैं घर पर ही हूँ। उसे तसल्ली देकर शेरदिल घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया था। अमर ने झुककर अदीना की तरफ के शीशे पर दस्तक दी थी। उन्होंने शीशे नीचे करके सवालिया नजरों से उसे देखा। कोशिश कीजिएगा उसे तनहा ना करें। वो अदीना बिना सांस नहीं ले पाती। आप उसके साथ रहिएगा। वो रोना चाहे तो रोने दीजिएगा। उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। वो सरापाए इल्तिजा बन गया। अदीना ने तरहम भरी निगाहों से उसकी सुर्ख होती हुई आंखों को देखा था। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। उनकी तसल्ली भी दिल पर पड़ा हुआ बोझ न हटा सकी। वो सीधा हुआ गाड़ी से फासले पर खड़ा हो गया। शेरदिल ने गाड़ी वापसी के रास्ते पर डाल दी। वो गर्दन तिरछी किया, उदास नजरों से दूर जाती हुई गाड़ी को देखता रहा था। अस्पताल के बाद अमर थाने चला आया था। अलियार तफ्तीशी कमरे में था। वो अपने ऑफिस में आ गया। मेज पर रखी फाइल्स का मुताला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो कल उसने खुद ना देखा हो। हाँ, डीएनए पुलिस डेटाबेस में मौजूद किसी फर्द से मुताबिकत नहीं रखता था। उसकी एक ही सूरत थी कि वो जो भी था, आज से पहले कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। उसे थोड़ी देर ही हुई थी कि अलियार ने ऑफिस का दरवाजे पर दस्तक दी। बयान ले लिया है। सब लड़के उस शाम के बाद से घर नहीं गए थे, माँ सिवाय कमिश्नर के बेटे के। कुर्सी पर बैठते हुए इतला दी गई। सीसीटीवी फुटेज से भी उनके बयान की तस्दीक हुई है। 2 दिनों से क्लब में पड़े थे। घर जाते हैं तो जख्मों का जवाब में क्या बताते? कमिश्नर का बेटा साथ क्यों नहीं गया? घर वालों को जवाब दे नहीं है वो। बाप से कहकर आपको ट्रांसफर करवाने का इरादा बताकर निकला था। अलियार की बात पर वो तलखी से सर झटक गया। अपने भरोसे के 2 आदमियों को हन्नान के कैफे पर बिठाओ। हन्नान मुझे कैफे से बाहर नजर ना आए। जी सर, उस पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के चार्ज लग सकते हैं। वापस यहीं ले आते हैं उसे। अलियार के मशवरे पर वो सरनफी में हिला गया। वो जेल की हवा खाकर बात उगलने वाला नहीं है। ईश्वर के मिट्स हो जाए फिर उसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। अलियार ने आज से कबल कभी भी हन्नान के जिक्र पर अमर के चेहरे पर इतने सख्त तासुरात नहीं देखे थे। एक आदमी को रॉयल हाउस भेजो। हर्ष वहाँ जुआ खेलता है। नजर रखनी है, न मारना है, बस हराना है। मुझे हफ्ते के अंदर अंदर करोड़ों का मकरूज मिले, समझे? अलियार कुछ उलझकर सर को जम्बिस दे गया। कोई और खबर? कोई और काम की खबर नहीं थी। अलियार को भेजकर वो बाकी माइंदा काम देखने लगा था। अलमीरा, किरण, हन्नान, फिर कमिश्नर का बेटा, वो 2 लड़के। अमर उस सब में इतना उलझा था कि कुछ और देखने का वक्त ही नहीं मिला था। कुछ ऐसे केसेस भी थे जिन्हें जल्द तवज्जो चाहिए थी। कमिश्नर बेटे के जनाजे से पहले यहाँ आने वाला नहीं था और फिलहाल जहन इतना थका हुआ था कि वो उस सब को देखना नहीं चाहता था। जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था। कानों में अलमीरा का एक बाले जुर्म गूंजता रहा। निगाहों के सामने से उसका लाल भगू का चेहरा हट ही नहीं पाया। अगर कल अदालत में भी उसने वकील के दबाव में आकर इकबाल जुर्म कर लिया तो अमर के लिए उसे बचाना बेहद मुश्किल हो जाना था। जब सारी दुनिया उसे मुजरिम साबित करने पर तुली थी, अमर को वो एक इंसान बनना था जो बगैर किसी सवाल के, बिना किसी शक के उसे बार बार याद दिलाता रहे, वो अलमीरा है। अलमीरा किसी की जान नहीं ले सकती। वो दिन बहुत भारी पड़ा था अमर पर। अलमीरा, बेटे दरवाजा खोलो। अलमीरा, चंदा, खुद को कमरे में बंद करने से क्या होगा? बेटे, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अलमीरा, खाना तो खा लो बच्चे। अदीना मुसलसल कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती रही थी। दरवाजे के पार वो घुटनों में सर दिए बैठी रही, बिना किसी जंबिस के, बिल्कुल खामोश। गुस्से में, दुख में मुझे बस तन्हाई और खामोशी दरकार होती है। वो तन्हा ही रही। दरवाजा नहीं खुला। रात के 10 बजे अमर घर आए तो अदीना फिक्रमंदी से लॉन्च में टहल रही थी। उन्हें देखकर रुक गई। उनके मुस्महल चेहरे पर निगाह पड़ते ही वो सारा मामला समझ गए। तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़े थे। मीरा, भारी मजबूत आवाज। दूसरी तरफ हनूस खामोशी। मीरा, अब दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दूंगा मैं। जो काम पिछले कई घंटों से अदीना न कर पाई थी, उनकी एक धमकी ने कर दिया था। दरवाजा खुल गया था। उसकी सर्द खामोशी बोलती हुई आंखों में झांक कर वो कट कर रह गए थे। बिखरे बाल, बेतरतीब सा हुलिया। वो खामोशी से दरवाजे से हट गई। अमर अंदर चले आए थे। कमरे में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था।
उन्होंने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर बत्तियां जलाई थी। खिड़की के खुले पट बंद करके पर्दे गिराए। फिर बेड की तरफ बढ़ गए थे। इधर उधर गिरे हुए तकिए और कुशन समेट कर बेड पर रखे। सारी कार्रवाई से फारिग हुए तो वो जरा फासले पर उसी तरह बिल्कुल मुंजमद खड़ी थी। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थामा था, उसे साथ लिए बेड के पास लाए। वो खामोशी से बेड पर बैठ गई। अमर ने टेक के लिए उसके पीछे तकिए रखे, लिहाफ उठाकर उसकी टांगों पर डाला। रुककर उसे देखा। वो सर्द नजरों से किसी गैरमरी नुक्ते को घूर रही थी। जब्त के मारे या ठंड से चेहरा लाल हो रहा था। उसकी हथेली का उधर झुका जख्म देखकर अमर के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। गहरी सांस भरकर उन्होंने बहुत कुछ हलक से नीचे उतारा था। वह इब्तिदाई तभी इमदाद का डब्बा लेकर उसके पास बैठ गए थे। खामोशी से उसके जख्म का मुआयना करके मरहम लगाने लगे। सनी प्लास्ट लग चुकी थी तो उन्होंने डब्बा वापस रख दिया। अदीना खाना लाएंगी तो बिना जिद के खाना है आपने, वरना मुझे खिलाना पड़ेगा। और ये जख्म, खबरदार मीरा, अब अगर आपने इस जख्म पर हाथ भी लगाया तो खुद को तकलीफ देने से तो बाज नहीं आती, मेरा ही ख्याल कर ले। लिहाफ को तकती हुई आंखें डुबडुबा गई थी। उसके चेहरे पर झूलती हुई लट कान के पीछे उलझकर अमर बेड से उठ गए थे। वो कमरे से निकले तो अदीना दरवाजे के पास ही खड़ी थी। फिक्रमंदी से उन्हें देखती ही रही। खाना ले जाए अदीना। अदीना खाने लेकर गई तो वो अपने कमरे में चले आए थे। थककर बेड पर बैठकर अपने बूट उतारे थे। कलाई से घड़ी उतारकर बराबर में पटकी। वो चाहकर भी उसे सबसे क्यों नहीं बचा पा रहे थे। 3 हफ्तों बाद कुछ बदली थी, अब वापस वैसी क्यों हो गई थी। वो खामोश होती थी तो अमर को धड़का लगा रहता था। अब कुछ होगा, अब वो फट पड़ेगी। मुश्किल से खौफ कम हुआ था और घड़ी की सुई फिर से घूमकर वहीं पर आ रुकी थी। वो जाने कितनी देर सोचों में घिरे वहीं बैठे रहे। एक जूता तो उतार दिया था, दूसरा उतारना भूल गए थे। फर्श को घूरते वो कमरे का दरवाजा खुलने पर चौंके थे। मुड़कर देखा तो अदीना का चेहरा नजर आया। उसके कमरे का दरवाजा खुला है तो तुम बंद करके बैठ गए हो। वो बिला वजह ही उन दोनों के दरमियान पिस रही थी। चेंज करके आ रहा था मैं। 1 घंटे से चेंज नहीं किया? 1 घंटा? उन्होंने चौंक कर दीवार पर नसीब घड़ी को देखा था। घड़ी ने भी अदीना की बात की तस्दीक की थी। वो ठंडी सांस भर कर रह गए। क्या केस बहुत कॉम्प्लेक्स है? अदीना की फिक्रमंदी से इस्तफसार करने पर वो चंद पल खामोशी से ठंडे फर्श को तकते रहे। अदीना, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने घर के बाहर के मामलात की वजह से आपको परेशान किया हो? अदीना का सर नफी में हिला था। अमर ने संजीदगी से उनकी आंखों में झांका था। तो बेफिक्र रहें, बाहर आग भी लग गई तो उसकी एक भी चिंगारी अपने घर में नहीं आने दूंगा मैं। वो नरमी से उनकी आंखों से झलकते हुए यकीन को देखे गई। अमर को देखकर मालूम होता था कि घर का मर्द कैसा होता है, ख्याल कैसे रखा जाता है, हिफाजत किस तरह की जाती है। उनका बोलना, उनका देखना उकसाता था कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जाए। वो जिंदगी की चुभती हुई धूप में सायादार शज्र, उनका साथ मौसर है तो सहरा भी गुलजार। खाना खा लिया उसने? जूता उतारते हुए पूछा गया। हाँ, दवा दी है मैंने, सो गई है। जूते के तस्मे खोलता उनका हाथ रुक गया था। मुड़कर अदीना को देखा। आपने उसे नींद की गोली दे दी? क्यों? आवाज से गुस्सा झलका। उसे जरूरत थी अमर, उसे हर दूसरे दिन जरूरत होती है अदीना। आदत पड़ जाएगी, मैं भुगत रहा हूं ना। नहीं पड़ेगी आदत, 2 घड़ी सुकून की नींद कर लेने दो उसे। वो उन्हें देख कर रह गए। जूते पटक कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गए थे। इतनी ठंड में काफी देर पानी के नीचे खड़े रहे थे। गुस्सा, बेबसी, झंझलाहट, चिड़चिड़ापन सबकी लगाई गई आग में झुलस रहे थे वो। बहुत देर लगी थी दिमाग ठंडा होने में, काफी वक्त लगा था पुरसुकून होने में। बाहर आए तो घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दोनों कमरों की, लॉन्ज की, किचन की बत्तियां बुझा दी गई थी, यानी अदीना भी सो गई थी। किचन में आए तो खाना गर्म करके हॉट पॉट में रखा हुआ था। वो बिना आवाज पैदा किए स्टूल खींचकर बैठ गए। निवाले बनाकर जबरदस्ती हलक से नीचे उतारे थे। रोटी आधी हुई तो उन्हें लगा अब क्या हो जाएगी। वो उठ गए। मैले बर्तन धोकर रखे, बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा। अपने लिए चाय बनाई, किचन में बैठकर ही चाय पी, फिर लाइट बंद करते हुए बाहर आ गए। उसके कमरे के पास आकर रुके। रुककर थोड़ा सा सोचा, अंदर जाए या रहने दे। रहने देने का कोई जवाब नहीं था और अंदर जाने के लिए सबसे बड़ी वजह वो। दरवाजा धकेलकर वो सुस्त रवि से कदम उठाते अंदर आए थे। कमरे में ऐसे नहीं था। छत पर लगा पंखा घूम रहा था। सितंबर के आखिरी दिनों की बढ़ती हुई ठंड वैसे भी अब ऐसे की इजाजत नहीं देती थी। लिहाफ ओढ़े वो बाएं करवट लेती थी। उसके सराहने साइड टेबल पर सेंटेड कैंडल जल रही थी। लेवेंडर की धीमी सी खुशबू सारे कमरे को महकाती हुई सांसों में मलूल हो रही थी।
सुरमई ट्राउजर की जेबों से हाथ निकालते वो आराम से उसके बराबर में बैठ गए थे। अदीना ने उसे नींद की गोली ना दी होती तो वो कभी ये रिस्क ना लेते, क्योंकि वो जितनी भी गहरी नींद में हो, जरा सी आहट पर उठ बैठती थी। बेड क्राउन से टेक लगाए वो दोनों टांगे लंबी किए, वो गायराने निगाहों से उसके सोए हुए चेहरे को देखे गए। खिलाफे आदत बालों को ढीले चुटिया में बांधा हुआ था। चबी गाल हल्के से लाल हो रहे थे, उन्हें बेहद प्यारे लगते थे। दोनों हाथों से लिहाफ को दबोचे वो उनका दिल भी दबोच गई थी। मैंने धक्का दिया था, कांपती लरसती आवाज। महवियत से उसे देखते हुए उन्होंने पलक झपकी थी। तुम नहीं थे, तुम सारी रात अपनी बीवी के पास नहीं थे। हन्नान चीखा था। सेंटेड कैंडल्स के जलते हुए धागे का अक्स उनकी आंखों में झिलमिलाया था। अलमीरा को पैनिक अटैक्स आते हैं अमर, आपको खबर थी? हन्नान के कैफे में वो दोनों मेज के आर पार बैठे थे। किरण के इंकशाफ पर वो सशक्त रह गए थे। कत्थई आंखों में दुख, तकलीफ, कर्ब ने बसेरा कर लिया। कब से? बहुत लागर सी आवाज निकली। मालूम नहीं, मगर वो काफी अरसे से ये सब झेल रही है। कुछ भी तो नहीं हुआ था। दो लड़कियों का आपस में झगड़ा हुआ, उसे भी बीच में घसीटा गया। हर गलीस घटिया बात कही उस लड़की ने। और अलमीरा, आपकी मीरा उसे जवाब देकर चुप तो करवा गई, मगर उसके जाते ही सांस नहीं ले पाई। अमर उसकी हालत देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। शी वॉज डाइंग फॉर जस्ट वन ब्रीथ। ओ खुदा! उसके मुंह छुपाते दोनों हाथ लरस गए। अमर के चेहरे पर तारीख साया सा गुजरा था। आप कब तक खामोश रहेंगे? कब तक उसे खुद को सजा देते देखते रहेंगे? मुझे नहीं मालूम आप दोनों के दरमियान क्या झगड़ा है, लेकिन इस हालत में उसे इस हालत पर छोड़कर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप उसे गौर से देखें तो अमर, ऑल शी नीड्स अ वार्म हग एंड नथिंग एल्स। आप उसे अपना करें, उससे नरमी से बात करें, उससे अपना कंधा दें। वो ना खुले आप पर तो कहना। वो इतनी बहादुर, इतनी सख्त है नहीं जितनी नजर आने की कोशिश करती है। वो उसे अपना कर पाए, न कंधा पेश हो सका। उनके दरमियान इतने तवील, इतने बड़े फासले आ गए थे कि चाहकर भी उन्हें मिटाने की हिम्मत न कर पाते थे। वो इतनी दूर, इतनी मुख्तलिफ लगती थी कि उन्हें उसकी तरफ उठता हुआ अपना हर कदम रायगा जाता हुआ महसूस होता था। घर में कोई मेहमान आया हुआ है क्या? मोबाइल की स्क्रीन पर मुजाहिद खान का कैसे नजर आ रहा था। खुद मुजाहिद खान कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काट रहे थे और कभी कभार ही कैमरे में बस उनकी पुश नजर आ जाती थी। हाँ, अलमीरा आई हुई है। अमर के दिल की धड़कन मिस हुई थी। कितने अरसे बाद किसी ने उसका नाम लिया था, वरना वो गई तो सब उनके सामने अलमीरा का नाम लेने से भी कतराने लगे थे। कितने अरसे बाद वो एक ऐसी जगह देख रहे थे जहाँ उसकी मौजूदगी यकीनी थी। वो थी, वही थी। कैसी है वो? गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। चाचा, मैंने आपसे कहा था बिरयानी मैं बनाऊंगी, बहुत बुरी बनाते हैं आप। वो ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। अभी बाहर से आई थी। सिया वाइड लेग पैंट पर हम रंगी पुलोवर स्वेटर पहने, क्रीम रंग का ही ट्रिंस कोट बाजू पर डालकर खफगी से मुजाहिद खान को घूर रही थी। मुजाहिद खान कैमरे में नहीं आए। हाँ, किचन का काउंटर और काउंटर के पार खड़ी वो उनकी आंखें ठंडी कर गई थी। अमर सांसें लेना ही तो भूल गए थे। बहुत अरसे बाद देखा था उसे। उसके जाने के बाद अब 2 साल बाद उस पर हर हक होते हुए भी बहुत दूर लगी थी वो। इतनी अजनबी, इतनी अनजान, प्यारी कितनी हो गई थी वो। उसके चॉकलेट जैसा बाल, उसके फूले हुए गाल और निचले लब किनारे वो साकिन दिल। अमर सांस रोके उसे देखते जाते थे, मोहब्बत से, हक से, मबहूत होकर। अमर तो बहुत तारीफ करता है मेरी बनाई हुई बिरयानी की। मुसाहिद खान ने जानबूझकर उनका नाम लिया था। उन्होंने उसके चेहरे के उड़ते हुए रंगों को बगौर देखा। काउंटर पर टिके हुए हाथ लर्जे थे। उनकी पसंद वैसे ही बुरी है, फर्श को घूरते हुए कहा गया। बीवी के मामले में तो बहुत अच्छी है। बीवी उनकी मनपसंद थोड़ी है, वो तो मजबूरी है। वो कितनी आसानी से उनके दिल तोड़ गई थी। उस एक बात ने उन्हें पछतावे के दलदल में धकेल दिया था। जरा सी बात पर वो खुद को कोसने लगे या आखिर उसे निकाह पर मजबूर क्या ही क्यों। अमर अपने घर आने की इजाजत भी अपनी मर्जी के लोगों को देता है। मैं मान ही नहीं सकता उसने तुमसे निकाह किसी मजबूरी के तहत किया था। मजबूरी ना सही, गिल्ट तो होगा ना उन्हें, वरना हमदर्दी, वरना तरस खाया होगा मुझ पर। वो सर झुकाए अपने हाथों को तकती थी और अम्र मलाल से उसे तकते थे। वो उनकी मोहब्बत का शुमार क्यों नहीं करती थी? तुम्हें मेरी बेटी पर तरस खाने की इजाजत किसने दी अम्र? ओह खान, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। अलमीरा की हैरान निगाहों मोबाइल की तरफ उठी और वो लम्हे में सारा माजरा समझ गई। चेहरा यूं सफेद पड़ा जैसे जिस्म का सारा खून निचल गया हो। वो फौरन वहां से गायब हो गई थी। अमर ने कॉल काट दी थी। हवा के जोर से खिड़की का पट खुला था।
तेज हवा का झोंका मासी की याद से उन्हें खींच लाया था। उन्होंने गर्दन घुमाकर खिड़की के खुले पट को देखा, फिर अलमीरा को जो ठंड से हल्का सा कसमसाई थी। अमर बेड से उठ गए, खिड़की के पट बंद करके ग्लोब लगा दिया। हवा के झोंके से एक कैंडल बुझ चुकी थी। दराज में से लाइटर निकालकर उन्होंने बुझ चुकी हुई कैंडल के धागे की आग लगाई थी। धागे ने आग पकड़ी तो उन्होंने लाइटर वापस रख दिया। वापस बेड पर बैठकर आराम से उस पर लिहाफ दुरुस्त किया था। वो नींद में कुछ बेचैन हुई तो अमर ने धीरे से उसके बाल सहलाए थे। नीचे कोई आया है क्या? ईशर को गोद में लेकर बैठे हुए अमर ने अपने कमरे में जाती हुई किरण से पूछा था। वो अभी यूनिवर्सिटी से आई थी और उजरत में ईशर से मिले बगैर ही अपने कमरे में जा रही थी। हाँ, आपकी मीरा आई है। नीचे हरगिज मत आइएगा अमर, बहुत मुश्किल से मनाया है उसे। किरण तो कहकर जा चुकी थी। वो वहीं बैठे तेज होती धड़कनों का शोर सुनते रहे थे। किरण फ्रेश होकर बाहर आई तो अमर ईशल समित गायब थे। वो झट से नीचे की तरफ भागी थी। वो दोनों जीनों पर ही मिल गए थे। 7वें या 8वें सीढ़ियों पर बैठे अमर, उनकी गोद में चहकती हुई ईशल अमर की नजरों की सीध में वो बैठी थी। दोनों कोहनियां मेज पर रखे गर्दन घुमाए काउंटर की तरफ देख रही थी। वहां रखे हुए चॉकलेट केक और आइस्ड कॉफी से उसे क्या याद आया होगा? अमर जानते थे ईशल उन्हें बुला रही थी, मगर वो मिसमराइज से होकर उसे तकते रहे थे। अमर, वो देख लेगी तो खफा हो जाएगी। किरण को अपनी फिक्र हुई थी। अबाया सूट कर रहा है उस पर, मैरून रंग में बहुत अच्छी लगती है मीरा, है ना? सर उठाकर सामने खड़ी हुई किरण को देखा था। वो उन्हें देख कर रह गई थी। किसी एहसास के तहत अलमीरा की नजरें जीनों की तरफ उठी थी। किरण झट से उनके आगे ना आती तो अलमीरा अगले ही लम्हे कैफे से भाग जाती। अमर, ऊपर जाएं प्लीज। आइस्ड चॉकलेट केक, क्रीम लाटे और कैडबेरी आइसक्रीम। उन्होंने झट से अपने बटुए से कार्ड निकालकर किरण को थमा दिया था। पागल हैं आप दोनों। किरण ने कार्ड पकड़ लिया था। उस दिन चॉकलेट केक का टुकड़ा मुंह में घुलते ही अलमीरा वक्त में कहीं बहुत पीछे धकेल दी गई थी। डुबडुबाई आवाज से वो किरण को उस दिन के मुतालिक बता रही थी जब पहली बार अमर और जैन के साथ उस कैफे में आई थी। ऊपर चीनों पर दीवार से टेक लगाकर खड़े हुए अमर नरमी से उसे देखते रहे थे। उस दिन पता नहीं कैसे खानन दिन दहाड़े सो गए थे। इतने शोर में, इतने ज्यादा लोगों में वो अच्छे लग रहे थे सोते हुए। और किरण, बहुत सुकून था उनके चेहरे पर। नमकीन पानी का एक कतरा उसके रुखसार पर लुढ़क गया। आंखें भर आ गई थी। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए अमर धीरे से आंखें मूंद गए थे। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी। एबटाबाद के पहाड़ और उनका दिल तेज धुंध में लिपटते गए थे। वो पास थी तो ठंड में भी गर्म घर सा एहसास उन पर गालिब रहा। उसकी आंख आदतन सुबह 8:30 बजे खुली थी। हल्का सा कसमसा कर उसने बराबर में नजरें दौड़ाई तो खानम गायब थी। खाली जगह पर बस उसका दुपट्टा रखा था। उसकी नजरें खुद पर पड़े लिहाफ पर टिकी तो आंखों में खफीफ सा तबस्सुम उतर आया था। वो लिहाफ हटाकर बेड से उठ गया था। लिहाफ तय करके बेड की चादर समेटकर वो कमरे से निकल आया। अलमीरा उसे बाहर भी नजर नहीं आई थी। वो उसे ढूंढता हुआ लॉन्च से होकर किचन में आया, वो यहाँ भी नहीं थी। अदीना, मीरा कहाँ है? लोन में चहलकदमी करके अंदर आती हुई अदीना को देखकर उसने इस्तफसार किया। मुझे तो लगा था तुम्हारे साथ है। वो वहीं रुक गई। आप कब उठी? बस अभी 15 मिनट पहले। उसे गए हुए 15 मिनट से ज्यादा वक्त हो चुका था। अमर हवास पागता होकर बाहर की तरफ भागा था। घर के अंदरूनी हिस्से से निकला तो ऊपर को जाते हुए जीनों से शेरदिल उतरता हुआ नजर आया। सहर मुंह पखेर खान, मीरा कहाँ है? उसके सवाल पर शेरदिल झटका। वो अंदर नहीं है, मैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आ रहा था। मेरा अब नहीं प्लीज। खौफ से बड़बड़ाता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका था। शेरदिल उसके पीछे चला आया था। दरवाजे के पास चौकीदार कुर्सी पर बैठा हुआ मोबाइल देख रहा था। अमर को देखकर झट उठ खड़ा हुआ। राम खान, बेगम साहिबा कहीं गई हैं? चौकीदार ने सरता पांव उसका जायजा लिया था। ग्रे बाल, शिकनज़दा बटन शर्ट, ने फर्श पर नंगे पांव खड़ा हुआ अमर। वो शायद नींद से उठकर सीधे ही आया था। जी, वो 8 बजे पॉइंट गुजरती है ना यहाँ से, वो उसी पर गई हैं। आधा घंटा होने वाला है। उसे घर में ना पाकर अमर को ऑक्सीजन रुकती हुई महसूस हुई थी। चौकीदार ने उसी ऑक्सीजन को रास्ता दिया था। कोलों पर हाथ रखे हुए वो गहरी सांस लेकर सर झुका गया था। चौकीदार मुतसब्बिब सा उसे देखता हुआ कान खुजाने लगा। पॉइंट की टाइमिंग मालूम है तुम्हें? उसने झुका सर उठाया। जी, एक दोपहर 2:30 बजे चलती है, दूसरी शाम 5:15 बजे। वो ज्यादा वक्त बाहर बैठा रहता था तो इतनी थोड़ी सी खबर रखता था। अमर सर को जंबिस देकर पलट गया। डरा देती है ये। साथ चलते शेरदिल ने तासुब से सर झटका था। अमर खामोश रहा। जान निकाल देती थी वो। कुछ पता चला? अंदरूनी दरवाजे पर अदीना उनके मुंतजर थी।
यूनिवर्सिटी गई है, परेशान न हो। तसल्ली देकर वो उन्हें साथ लिए लॉन्च में ले आया था। नाश्ता भी नहीं किया उसने, किचन में तो किसी चीज को नहीं छेड़ा। उन्हें एक और फिक्र लाक हुई थी। अलमीरा है वो, नाश्ता नहीं करेगी तो चलेगी कैसे? अपना ख्याल रखना जानती है, आप बिला वजह फिक्रमंद हो रही हैं। वो अपना ख्याल रखना नहीं जानती थी, ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। तभी अपने कमरे में आकर मोबाइल उठाया। उसके नए मोबाइल पर कॉल की तो मोबाइल बंद। सर झटक कर पुराने नंबर पर कॉल की तो कॉल नहीं उठाई गई। नाश्ता कर लेना याद से, फारिग हो जाओ तो बता देना, लेने आ जाऊंगा, अकेले मत आना प्लीज। उसने पैगाम लिखकर भेज दिया था। मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर अलमारी से यूनिफॉर्म निकाल कर पलटा तो निगाह सिंगार मेज पर रखे हुए उसके मेकअप पर और परफ्यूम पर टिकी थी। वो शायद उसके आराम की गर्ज से अपना कमरा छोड़कर इस कमरे में तैयार हुई थी। उसकी चप्पल भी वहीं रखी थी और खाली हैंगर्स भी। वो चंद पल खामोशी से वहीं खड़ा रहा, फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अलमीरा का बंद मोबाइल सारा दिन बंद रहा था। वो अदीना के साथ चाय पी करके थाने चले आया था। यहाँ आते ही अलमीरा का केस अदालत में फाइल कर दिया था। वो सेशन कोर्ट के कुछ जजेस से मिला, वकीलों से राब्ता किया। केस की नौयत ऐसी थी कि फैसला या तो अलमीरा के हक में होता या उस पर इल्जाम साबित होता। दरमियान में फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो कोई भी कमजोर पहलू नहीं छोड़ना चाहता था। गवाहान थे तो खरीद लिए जाएंगे, सबूत नहीं थे तो घर लेगा वो, लेकिन कुछ भी करके केस वही जीतेगा। कमिश्नर के बेटे का मसला जो का तो पड़ा था। एएसपी की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। गो के कमिश्नर और सीनियर अफसरान का डंडा उसी पर चलना था, मगर जब तक वो मंजर से गायब थे वो अलमीरा का मामला आराम से देख सकता था। हन्नान अगर कोई मसला खड़ा कर देता है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स की मदद से केस का सारा रुख उसकी तरफ किया जा सकता है। तुम उस पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के चार्ज लगा देते तो और आसानी रहती। बैरिस्टर जमाल उनके खानदानी वकील थे। अलमीरा छोटी थी तब भी उसका केस उन्होंने ही लड़ा था। फील्ड में नए थे फिर भी जीते थे। उसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन बिलफर्ज आ भी जाती है तो किसी भी तरह से उस पर कत्ल साबित नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ बाहम मिलाए कोहने घुटनों पर रखे उसने संजीदगी से कहा था, मेडिकल रिपोर्ट्स लाओगे तो फिर हन्नान के लिए केस बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब तक कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं मिलता वो बचा रहेगा, फिक्र मत करो। चाय का घूंट भरते हुए उन्होंने उसे तसल्ली दी थी। वो समझ कर सर को जंबिस दे गया, तुम अगर कुछ दिन और रुक जाते, कातिल मिल जाता तो अलमीरा के लिए आसानी रहती। आज केस का चालान कातिल को बाहर निकालने के लिए ही भर कर आ रहा हूँ बैरिस्टर साहब। यहाँ अदालत की तरफ से पेशी की तारीख मिलेगी, वही मुजरिम पूरी कोशिश करेगा कि अलमीरा एक बाले जुर्म कर ले। वो सामने आएगा, वो मीरा को कमजोर करने के लिए हर हरबा आजमाएगा। वो गहरी नजरों से अपने सख्त मजबूत हाथों को तकता था। मुहाफिज हाथ, संभल कर अमर, याद रहे तुम पिछली बार जीता हुआ केस हारे थे। अमर ने घायल नजरों से उन्हें देखा था। उन्होंने जिस हार का जिक्र किया था वो अंदर तक उसका दिल चीरती गई थी। इस बार नहीं, इस बार नहीं गिरने दूंगा। बोलते हुए उसके गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। मुझे कुछ दिन दो केस को स्टडी करने के लिए। पहली पेशी कब है? कोशिश यही है कि अगले हफ्ते या 10 दिन बाद हो। परफेक्ट है, मालूम करवा लेना केस कौन से जज के पास जा रहा है ताकि उस हिसाब से तैयारी करें। वो निहाल देख लेगा। ऐसे मामला होमवर्क में निहाल को ही मिलते थे, और अगर तुम्हारी बीवी से मिलने की जरूरत पेश आई तो। चाय का खाली कप मेज पर रखा गया था। आजकल में जरा मुश्किल है, 2-3 दिन ठहर जाएं। वो मुस्कुरा दिए। उसने नजरें चाय के कप पर टिका दी। शाम के 5 बज चुके थे। अलमीरा का बयान नहीं है इनमें? वो जाने को उठा था जब कागजात खंगालते हुए उन्होंने पूछा, अलियार से कह दिया है, थोड़ी देर में पहुंचा देगा वो। किसने लिया था? मुतबस्सम निगाह उसके चेहरे पर टिकी। वो गड़बड़ाकर इधर उधर देखता बाहर निकल आया था। उसे देखकर गाड़ी के पास खड़े हुए खावर ने पिछली निशिष्ट का दरवाजा खोल दिया। वो गाड़ी में बैठा तो खावर ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। शेरदिल की कॉल आई थी खान, गाड़ी बन चुकी है। उसे शायद आपने घर रहने का कहा था तो कह रहा था कि आप वापसी में शोरूम चले जाइएगा। गाड़ी सड़क पर डालते हुए तफसील दी गई। पहले वहीं चलो फिर। खावर ने सर को जंबिस दी। अमर ने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल से स्क्रीन रोशन की। अलमीरा का नंबर मिलाया, नंबर हनूज बंद मिला। कहाँ हो? मैसेज देखो तो कॉल बैक करना। वो कभी कॉल बैक नहीं करती थी, फिर भी पैगाम भेज दिया, मेरा घर आए तो बताइएगा। अगला पैगाम अदीना को भेजा, फिर मोबाइल बंद करके सर सीट से टिका दिया। निगाहें एबटाबाद के मसरूफ शाहरा पर टिकी थी। दूर दराज से लोग यहाँ की खिसा देखने आए थे। साल में 10 माह यहाँ रश रहता था। शहर की मसरूफ शाहराओं पर हर वक्त का ट्रैफिक आजाब लगता था। ऐसे में हर 2 मिनट बाद ऊंचे पहाड़, सरसब्ज दरख्त रास्ते में आकर दिल बहला जाते थे। रंग बदलता आसमान भी अपना हिस्सा डाल ही देता था। 10 मिनट के बाद गाड़ी शोरूम के पास रुकी थी। खावर ने दरवाजा खोला तो वो बाहर आ गया
اس کی سفید SUV اسے سامنے ہی کھڑی مل گئی تھی۔ بوجھل دل، تھکاوٹ سے ٹوٹتا ہوا جسم، وہ سب بھول گیا۔ موہم سے مسکراہٹ لبوں پر دوڑ گئی تھی۔ خاور اسے مسکراتا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ اس کی گاڑی اور امر کا ساتھ کچھ بہت پرانا نہیں تھا۔ 2 سال ہی ہوئے تھے، مگر امر کو بہت عزیز تھی، اور جو چیز امر کو عزیز ہوتی تھی ان پر ذرا سی بھی خراش برداشت نہیں ہوتی تھی اسے۔ یہ آپ کی گاڑی کی چابی۔ چابی پکڑ کر اس نے بٹوا نکالا۔ کریڈٹ کارڈ کو خاور کو پکڑا کر اس نے اسے بل کلیئر کرنے کا کہہ کر خود گاڑی کی طرف چلا آیا تھا۔ پیار بھری نگاہ چمکتی ہوئی گاڑی پر ڈالی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگلے لمحوں میں اس کی SUV SSP ہاؤس کی طرف جاتی شاہراہ کے بجائے دوسرے راستے پر فراٹے بھرتی دوڑ جا رہی تھی۔ وہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ تو یہاں ہوتا ہے یہ پارٹ کمپلیٹ، اور وہی ہوا ہے جیسا ہر ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی پر الزام لگتا ہے اور پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے مرڈرر۔ اور میں ابھی سے بور ہونے لگی ہوں کہ سیم چیز ہوتی ہے ہر لاسٹ ایپیسوڈ میں، تو پھر کیا آگے کچھ نیا ہونا چاہیے۔ اور جب مجاہد خان کے بیٹے کا بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ کیسا ہے وہ، تو مجھے لگا تھا کہ امر خان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ امر کو ہی اپنا بیٹا مانتے ہوں، لیکن پھر جب بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو پھر میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی۔ لیکن مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ امر کی ہی بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن میں اب تھوڑا بور ہونے لگی ہوں اس سے۔ مطلب اسٹوری آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے، جو فرسٹ ایپیسوڈ پر تھی اسٹوری وہی فورتھ ایپیسوڈ پر بھی ہے۔ ہاں، پاسٹ کی اسٹوری تھوڑی تھوڑی دکھا رہے ہیں لیکن وہ بھی اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگ رہی مجھے۔ چلو پھر دیکھتے ہیں، شاید اس میں کوئی ٹویسٹ مل جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ پارٹ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔